Okay. Guys, I'll discuss my strategy with you. Okay. I'll share my experience of mains. Okay. What I did. Okay. How I increased my marks in mains, specifically in mains 2017. Okay. Earlier in 2016, I got approximately 375 marks. Okay. But in 2017, I have increased my score. I was successful in increasing my score from 375 to 452 or 454 something, okay, which was one of the highest score in general studies, okay. And I think because of that I'm presently in the academy. Second most important thing is that, okay, I secured approximately 120 marks in GS2 and 146 marks in GS3. So I'll share that strategy with you guys also. Okay. So let's start. Okay. Our today's topic is mains answer writing. Okay. It will be very informal session. So in the end, I'll discuss with you guys. I'll add some of you to talk related to the strategy also. Either it might be prelims or mains. Okay. So let's start. सबसे पहले तो हम mostly I'll talk in हिंदी, ठीक है, but sometime I'll speak in English only, ठीक है. So आज का जो हमारा सेशन है वो मेंस आंसर राइटिंग पे है. आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारे मिथ है, बहुत सारा डर फैला होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है. लेकिन आंसर राइटिंग जो है वो एक आर्ट है, मुझे लगता है एक आर्ट है जो हर किसी को, जो भी यूपीएससी में प्रिपरेशन कर रहा है, वो हर कोई जो है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में. और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना का मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं लाइफ में, ठीक है, ये आर्ट को पूरा मास्टर अप्रोक्सीमेटली कर लिया है. जैसे कि आपके 10th के एग्जाम होते हैं वो भी आप लिखते ही हो, वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही होता है. आपके 12th के एग्जाम भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है. रिसेंटली ही ऑब्जेक्टिव उसमें कुछ पोर्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, बट अदरवाइज मोर और लेस वो डिस्क्रिप्टिव ही है. ग्रेजुएशन के आपके जो मार्क्स, ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी मोस्टली हमारे एग्जाम्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही होते हैं. जिस तरीके से बचपन में एक बार अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया फिर आप नहीं भूलते हो कभी लाइफ में, उसी तरीके से आप मेंस का आंसर राइटिंग भी होता है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है. जैसे कि बहुत बार ऐसे होता था हमारे साथ में कि हम सीसीडी, या मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल से आपका ये मिथ को दूर करना चाहूंगा कि जब मैं स्टडीज करता था या ग्रेजुएशन में थे तो हमारे सीसीडी के अंदर जाने में एक झिझक होती थी. हमें लगता था ये बहुत बड़े लोगों के लिए है, हमें लगता था कि ये यहाँ पे जाने के लिए शायद बहुत पैसे चाहिए या बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है. तो सीसीडी में हम जाने से झिझकते थे, ठीक है. उसी तरीके से मैकडोनल्ड है या केएफसी है, ठीक है. इन सब में थोड़ा सा ऐसे होता है कि हम एक डर जाते हैं अंदर जाने से, ठीक है. लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब मैंने ऑब्जर्व किया कि सीसीडी क्या है, ठीक है, सीसीडी या मैकडोनल्ड या केएफसी क्या है, ठीक है. सीसीडी एक चाय की दुकान है, ठीक है ना. सीसीडी कैफे कॉफी डे किसी ने मतलब पूछा है, ठीक है. तो एक चाय की दुकान है. हम जब नुक्कड़ पे या गली में चाय ऑर्डर करने जाते हैं तो हम कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मुझे 2 कट चाहिए, 1 कट चाहिए या 1 चाय चाहिए मुझे, ठीक है. हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा भी नहीं हिलता. लेकिन हम जब सीसीडी कैफे कॉफी डे में जाते हैं, ठीक है, मैं एकदम जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे जैसे है, ठीक है. हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है. लेकिन जब हम सीसीडी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एसी लगा हुआ है, सोफे है, ठीक है, और थोड़ा सा चीजों के नाम चेंज है, ठीक है. कॉफी के बजाय, ठीक है, यू विल ऑर्डर 1 कैपुचिनो प्लीज, ठीक है. सो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि डर लग जाता है, ठीक है. लेकिन आप अगर देखोगे तो इन स्पिरिट जो बेसिक है, ठीक है, वो चाय की दुकान ही है, ठीक है. उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है. सो यहां पर भी क्या होता है ना यूपीएससी आंसर राइटिंग में, कि आंसर राइटिंग से आपका जो
डर है ना वो भी वैसा ही है जैसा सीसीडी वाला और चाय की दुकान में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहचानना होगा कि आपका जो डर है आंसर राइटिंग को लेके, ठीक है, इट्स जेन्युइन और इट्स लाइक दैट सीसीडी वाला डर। ठीक है, वो एक अननोन, ठीक है, एक अननेसेसरी क्रिएटेड फियर हमारे माइंड में होता है कि आंसर राइटिंग इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, बट थोड़ा सा ये होता है कि जिस तरीके से चाय हम अगर कभी नुक्कड़ पे बेचोगे तो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर सीसीडी में बेचोगे या अच्छे 5 स्टार होटल में बेचोगे तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा पाओगे। तो वैसे ही हमारा मार्किंग का स्टाइल होता है यूपीएससी में। ठीक है, चीज तो सेम होती है लेकिन उसको कीवर्ड से, उसको डायग्राम से, उसको अच्छे स्ट्रक्चर से, उसको अच्छी आपके प्रेजेंटेशन से और आपके यूज ऑफ वर्ड्स, हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन सब चीजों के ऐड करने की वजह से, ठीक है, वो एक चाय की दुकान, ठीक है, एक सिंपल सी चाय की दुकान एक अच्छे से सीसीडी या 5 स्टार होटल में बन जाएगी और उसी चाय का जो कीमत होगी वो 5 रुपये से लेके, ठीक है, 150 रुपये या 500 रुपये तक भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो फियर है आंसर राइटिंग को लेके मोर और लेस मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का यही होता है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट कि आंसर राइटिंग है क्या। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब भी हम आंसर राइटिंग के बारे में सोचते हैं, या मैं भी आपकी जगह था, तो हम क्या करते थे कि हमेशा हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ठीक है, लेकिन कभी आप ये सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर होते और आप किसी से इस तरीके का क्वेश्चन पूछते तो आप किस तरीके से आंसर एक्सपेक्ट करते। ठीक है, क्या आपको कैसा आंसर चाहिए होता जो जिससे आप सेटिस्फाई हो जाते, है ना, जिससे आपको एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती कि हाँ मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो उसका आंसर इस स्टूडेंट ने परफेक्ट दिया है या मुझे सेटिस्फाई कर दिया है। तो समटाइम्स यू शुड थिंक लाइक अ एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज हमेशा क्या होता है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट वाली मेंटालिटी से सोचते हैं। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट वाली मेंटालिटी क्या होती है, उसमें डर होता है बहुत सारा। ठीक है, और वो डर से जो है तो इंसान की परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। व्हेन वी बिकम इमोशनल हमारी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें प्रोफेशनली सोचना है। ठीक है, कि हमें कैसे हम हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा आंसर आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको चाहिए कि वैसा ही आंसर आप खुद भी दे। ठीक है, अभी जब हम प्रैक्टिस करते थे तो मैं तनवीर भाई और हम 2-3 लोग साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे, तो हम ऐसे सोचते थे और ऐसे डिस्कस करते थे कि मैं ऐसा आंसर लिखूंगा कि एग्जामिनर बोले कि मैं 25 साल से पेपर चेक कर रहा हूं, लेकिन ये आंसर के वास्ते ये ऐसा आंसर मुझे आज पहली बार मिला है, मजा आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से इन स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, तो एक एटलीस्ट सबसे पहला जो आपको काम करना है कि आपके एटीट्यूड पे वर्क करना है। ठीक है, बिकॉज मैन इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर थॉट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके माइंड में जब क्लियर रहेगा कि मैं ये कर सकता हूं या कि कर सकती हूं, तो उसके बाद में आप उसमें वैल्यू एडिशन, उसके बाद में आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक कि आप उससे डरते रहोगे, आप उससे भिड़ोगे नहीं, तब तक कि आपको लगेगा कि यार ये बहुत कोई एलियन चीज है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है जिसे हम डिकोड नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्रिस्प। ठीक है, इट्स वेरी डायरेक्ट। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल विथ यू। ठीक है, जस्ट एक सही अप्रोच चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। अगर वो आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको हरा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि अपने एटीट्यूड पे वर्क करना है, और एटीट्यूड में ये इंश्योर करना है कि ये चीज जो है वो सीसीडी और चाय की दुकान वाला जो फर्क है उससे ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, इट्स डूएबल। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, आपको माइंड में ये रखना है कि मैं जैसे एक्सपेक्ट आंसर किसी से भी करता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर नेम, योर फादर्स नेम, योर ग्रैंडफादर नेम एंड विच प्लेस यू बिलोंग,
ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप चारों का आंसर दे दोगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स डिजर्व करते हो। इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स भी हो सकते हैं, हाफ मार्क डिवीजन हो जाएगा 4 पार्ट में, या इस क्वेश्चन को 100 मार्क भी रहेंगे, आंसर सेम रहेगा। आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि मार्क्स बढ़ गए इट मींस के इसका अब मेरे को आंसर कुछ और बढ़ा देना है। नहीं, आंसर जो रहेगा, जैसे रहेगा, जो जेन्युइन चीज रहेगी वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि सिलेबस निकाल के सिलेबस को डिकोड करना है। ठीक है, बिकॉज आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे अगर प्रीवियस ईयर के, तो वो क्या करते हैं, डिट्टो सिलेबस का एक टॉपिक उठा लिया और उसको 2-3 लाइन ऐड करके एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, बट वो क्वेश्चन की जो 3-4 लाइन होगी वो सिर्फ आपको डराने के लिए आएगी। ठीक है, उसके बैकग्राउंड में, ठीक है, अगर आप उसको 0 डाउन करोगे तो आपको सिर्फ एक चीज मिलेगी, और वो सिलेबस का कोई तो एक कीवर्ड होगा जिसपे उन्होंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि डिकोडिंग सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस आपको पढ़ना है पेपर 1 का, जिसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, हमारा हिस्ट्री दोनों का, तीनों हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड कल्चर ऑल्सो। ठीक है, देन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद में सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी। ठीक है, तो मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? कोई मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि माय वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन। हेलो, अब देखना मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है कि सिलेबस को डिकोड करना है, बिकॉज यूपीएससी में क्या करता है कि सिलेबस का एक वर्ड उठाता है और उसी पे क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, अगर आपने सिलेबस डिकोड किया तो सिलेबस के हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट पे एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको एक हिंट और मिलेगी जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सिलेबस को डिकोड करना है और किस तरीके से पेपर को प्रेडिक्ट भी करना है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि सिलेबस का ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको सिर्फ एक काम करना है, ठीक है, हर सिलेबस के पॉइंट पे 10 पॉइंट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, हर सिलेबस के पॉइंट पे मिनिमम 10 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, आपको अगर उस पे क्वेश्चन आता है तो आप जो है तो उसको छोड़े नहीं और उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके जाए। ठीक है, तो आपका 10 पॉइंट फॉर्मूला होना चाहिए कि ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, यू हैव 10 पॉइंट्स प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। ठीक है, उसमें फैक्ट्स हो सकते हैं, उसमें कमिटी का नाम हो सकता है, उसमें जजमेंट हो सकता है, उसमें कोई अच्छी डायग्राम हो सकती है उससे रिलेटेड प्रिपेयर की हुई, उसमें कोई अच्छा कोट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला आपको क्या करना है कि ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस शुड बी कवर्ड। ठीक है, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर बिफोर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग डिकोडिंग यूपीएससी सिलेबस। सेकंड थिंग, ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, यू हैव टू रिसर्च ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते वक्त सबसे पहला तो आपको देखना है कि यूपीएससी का स्टाइल ऑफ मेकिंग क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, वो आपको कैसे डराते हैं, वो कैसे आपको समटाइम्स दे आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, विच इज डिफिकल्ट टू डिसिफर। ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि आप क्वेश्चन का एक मीनिंग था लेकिन आपने प्रेशर में क्या किया कि एक कोई और मीनिंग निकाल लिया, लेकिन बिलीव मी अगर आपने कोई दूसरा मीनिंग निकाल लिया तो आपने चाहे कितनी भी मेहनत करके वो आंसर लिखा हो, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, और बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ में ऐसा हुआ है कि उनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, उनका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन उनको मार्क्स नहीं मिलते। होता प्रॉब्लम कहां पर है कि वो रेलेवेंट नहीं लिखते। मैं इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा कि रेलेवेंट कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन का स्टाइल क्या है, क्वेश्चन का नरेशन क्या है, क्वेश्चन में वर्ड्स कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो डिसिफर इट। ठीक है,
उसको एक बार डिकोड कर लोगे ना, देखो क्या है ना, आपको कहते हैं कि अगर आपको कोई जंग में हो, ठीक है, तो आप अपने जो अपोजिशन में है उसको अगर अच्छे से समझ जाओ तो आपने आधी बैटल जीत ली, ठीक है। यूपीएससी में भी ऐसे ही है, चाहे आप ऑप्शनल कर रहे हो, चाहे आप आपके जीएस के पेपर तैयार कर रहे हो, चाहे आप एथिक्स कर रहे हो, चाहे आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप इसमें, ठीक है, सबसे पहले आप इसमें एक काम करना कि आप उसको, ठीक है, समझ लेना कि कीवर्ड्स कौन से यूज होते हैं। वो एनालाइज बोल रहा है, एक्सप्लेन बोल रहा है, डिस्कस बोल रहा है, क्रिटिकली एनालाइज बोल रहा है, ठीक है, या वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कैसी है, वो ऐसी ही मेंटेन करेंगे नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है, या उनकी स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आस्किंग कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको काम प्रीवियस ईयर पेपर से ये करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करना है, ताकि गलती से भी गलती ना हो जब आप एग्जाम हॉल में हो, बिकॉज स्टेक्स आर वेरी हाई, ठीक है। यू माइट बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर, ठीक है, एंड यू आर गोइंग फॉर अ मेंस, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी आप अगर पटरी से भटक गए, ठीक है, तो रेल पूरी रेल हो जाएगी, ठीक है, और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि डिकोडिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर और स्पेसिफिकली लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड काम आपको यह करना है कि डिफरेंस, 2 पार्ट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर को डिवाइड करना है। एक पार्ट में रहेगा कोर स्टैटिक, जैसे 1857 का रिवॉल्ट है, या अमेरिकन रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, या वोल्केनिज्म पे जो थेरीज है, या वोल्केनिज्म से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, या सुनामीज है, ठीक है। ये हो गया कोर स्टैटिक पार्ट, ठीक है। कोर स्टैटिक पार्ट जनरली 3 साल से ज्यादा वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, ये दिस इज द बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर स्टैटिक पार्ट, कि अगर यूपीएससी ने किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो जनरली 3 साल तक रिपीट नहीं होगा, कोर स्टैटिक का पार्ट, ठीक है। आप ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे कि मैं वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूं, कोर स्टैटिक का पार्ट, ठीक है। बट अब दूसरा पार्ट होता है इसमें कि एक जनरल पार्ट होता है, ठीक है। जनरल जैसे कि एजुकेशन, ये हर साल आएगा, एम्प्लॉयमेंट हर साल आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट हर साल पूछेगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी ऐसे टॉपिक है जो जनरल है, ठीक है, सोशल स्कीम्स, ठीक है, एनजीओज, ठीक है, और भी इस तरीके के जो टॉपिक है जिन पे हर बार क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक की एक लिस्ट बनानी है, और उन पर भी क्या करना है कि 10 पॉइंट एजेंडा, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, एज पर योर कैपेसिटी, ठीक है, बट मिनिमम एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर 10 पॉइंट्स ऑन दैट जनरल टॉपिक, ठीक है। वो जनरल टॉपिक किस तरीके से होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके के वो टॉपिक पे आपको जो है तो 10 पॉइंट्स तैयार करने हैं, ठीक है। लेकिन स्टैटिक पार्ट की भी एक लिस्ट बनानी है कि कौन से टॉपिक प्रिपेयर हो गए, ठीक है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हिस्ट्री प्रिपेयर करते वक्त जो टॉपिक पूछे जा चुके हैं उनको थोड़ा सा आप लेस प्रिपेयर भी करो तो चलेगा, ठीक है, या उन्हें आप कम इंपॉर्टेंस दो भी तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिसिफर करना है। सेकंड आपको काम ये करना है कि क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर पेपर से जो स्टैटिक पोर्शन है उसको देख लेना है कि वो कैसे जो है तो रिपीट नहीं होता है। और दूसरा आपको ये लिस्ट भी बनानी है कि कौन से टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम्स हर साल पूछे जाते हैं और उनको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये चीजें सीखनी है, ठीक है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जब भी आप एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज पाओगे कि यूपीएससी जो है तो वो एक बहुत बारीक चीज नहीं पूछता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूनियन मीन्स इट्स अ सेंटर वाला इसमें पार्ट आ जाता है, ठीक है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको मैक्रो लेवल पे थिंकिंग रखनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक आप एक कोविड को लेके बहुत ज्यादा आप इमोशनल नहीं हो सकते हो, लेकिन कोविड के साथ साथ में आपको, ठीक है, हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, तो प्रिपेयर करिएगा कि मैक्रो एक व्यू रखिएगा जब भी आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये आपको करना है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको, ठीक है, ये 2 चीजें सीखनी है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है
कि आपका आंसर राइटिंग में, ठीक है, आंसर राइटिंग जब भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हम जनरल चीजें ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद में एथिक्स पे जाएंगे, एथिक्स के बाद में हम एसे पे भी जाएंगे, ठीक है, और जनरल फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी हम आखिर में लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसके बाद में जनरली जो भी आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला मेंटेन रखना है, ठीक है, वो इस तरीके से, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन का आंसर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, कि आपने सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इट्स कंपल्सरी, ठीक है। ऐसे समझिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो आपके लिए कंपल्सरी है, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। मैं अपने आप को ऐसे क्योंकि बहुत बार ऐसे होता था इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना मेरे, ठीक है, या कंक्लूजन लिखना रह जाता था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे बोलता था कि हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स, 1 मार्क इंट्रोडक्शन का होता है, 1 मार्क कंक्लूजन का होता है। तो 20 मार्क्स के लिए हर पेपर में इंट्रोडक्शन आता है, 20 मार्क्स के लिए हर पेपर में कंक्लूजन आता है। तो आपको इंपॉर्टेंस इस चीज को देना है कि आपने 40 मार्क्स का पेपर जो है, ठीक है, वो इस तरीके से करना है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को इंपॉर्टेंस आपको देना होगा। अब बहुत बार ये दिक्कत आती है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी जब पूछे थे तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे ये बताया कि इंट्रोडक्शन लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, सबको होती है, मुझे भी होती थी, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि एक अपनी डायरी में एक पेज बनाना है जिसमें लिखना है हाउ टू स्टार्ट द आंसर, ठीक है, और फिर आपको क्या करना है कि टॉपर के आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। टॉपर के आप कुछ आंसर्स निकालिए और उनमें देखिए कि उन्होंने किन किन तरीकों से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। क्वेश्चन को चाहे आप किसी रिसेंट इंसिडेंट का रेफरेंस देके स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली हैपन सच एंड सच इंसिडेंट, ठीक है, शोज दैट, और इस तरीके से, ठीक है। चाहे आप रिसेंटली पब्लिश्ड कोई रिपोर्ट, स्टैटिक डेटा, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, गवर्नमेंट का कोई स्टैटिक होना चाहिए, स्टैटिक्स होनी चाहिए, या आपको इंटरनेशनल बॉडीज की कोई रिपोर्ट होती है। अगर इस तरीके की कोई रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश्ड हुई तो आप लिख सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली पब्लिश्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट शोज दैट कि इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम सच टू सच नंबर, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा कि आपने रेफरेंस यूज कर लिया, ठीक है। तो रेफरल पावर आप कहां कहां यूज कर सकते हो? आप किसी पर्सनालिटी को कोट कर सकते हो, किसी बुक को कोट कर सकते हो, किसी कमेटी को कोट कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट को कोट कर सकते हो, ठीक है। आप, और इसके अलावा अगर आपको रेफरेंस पावर नहीं यूज करना है तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो, दैट इज कि आप डेफिनेशन से शुरू करो, ठीक है, जो एक बहुत बेसिक टाइम टेस्टेड बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन क्या है कि हर बार आप 20 क्वेश्चन में तो डेफिनेशन से नहीं शुरू कर सकते हो, तो कहीं पे डेफिनेशन से शुरू कर दिया, कहीं रेफरेंस से शुरू कर दिया, कहीं किसी डिबेट को हाईलाइट करते हुए शुरू कर दिया, कहीं पे क्वेश्चन में जो मटेरियल था उसी को यूज करके आपने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पेज पे सबसे पहले एक जगह पे लिखने होंगे कि मेरे इंट्रोडक्शन के ये 20 तरीके या ये 25 तरीके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या होता है कि हर चीज को हम अनकॉन्शियस करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर किसी चीज को इंटेंशनल करना चाहो तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका यूज ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन किस किस तरीके से करें, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बना ले, ठीक है। उसके बाद में कंक्लूजन के लिए सेम, ठीक है, आप टॉपर्स के पेपर निकालिए, या आप किसी टेस्ट सीरीज के सॉल्व पेपर निकालिए, या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व निकालिए, और उनमें देखिए कि उन्होंने, ठीक है, क्वेश्चंस को कंक्लूड कैसे किया है, ठीक है। अगर उन्होंने जिस तरीके से कंक्लूड किया है, आपको मल्टीपल लाइंस ऐसे मिल जाएगी जो कंक्लूड करने के लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रेफरेंस देके कि वी शुड इंप्लीमेंट, दो गवर्नमेंट इज टेकिंग मेनी इनिशिएटिव्स, बट वी शुड ऑन द सेम लाइन वी शुड आल्सो फोकस ऑन, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल गोल इन स्पिरिट। तो 17 सस्टेनेबल गोल है, अलग अलग आंसर में यूज करोगे, 10 भी यूज करो आपके, तो 10 आंसर का कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं यूज करना है तो आप यूज कीजिए
द फ्यूचर हेडिंग दो आप, कितना अच्छा लगेगा आंसर पढ़ने वाले को। और ये मैंने कहां से सीखा था? इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे में हर चैप्टर का कंक्लूजन होता है, तो आप वहां से सीखिए। आप सीखिए एनसीईआरटी से कि कैसे वो किसी चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो द फ्यूचर, ठीक है, व्हाट इज वे फॉरवर्ड, ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है, द सॉल्यूशन, ठीक है। ये सब तरीके आपको एक जगह जॉट डाउन करना होगा, जब जाके आप यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की लिस्ट बनानी है कि कितने तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो और कहां से उठाना है, मैंने वो भी बता दिया। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या टेस्ट सीरीज से या टॉपर के पेपर से, ठीक है। इसी तरीके से कंक्लूजन की लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। और इसी तरीके से थर्ड लिस्ट बनानी है आपको सब हेडिंग्स की, ठीक है। होता क्या है कि जनरली, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि चाय तो चाय की दुकान पे भी मिल जाएगी, लेकिन कैफे कॉफी डे में या आपके किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके पियोगे तो पैसे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो वो पैसे अच्छे देने पड़ेंगे या उनको पैसे अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ऐसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स यूज करो, अच्छी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स यूज करो, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यूपीएससी में, ठीक है, एक आधा मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं और नूह सिद्दीकी हम दोस्त थे, ठीक है, दोस्त है, ठीक है, और हम रूममेट भी है दोनों, ठीक है। उनके और मेरे मार्क्स में 1 मार्क का डिफरेंस है, ठीक है। किसी ने स्टारबक का रेफरेंस दिया, ठीक है, स्टारबक और अपना जो वड़ा पाव मिलता है, ठीक है, उसमें कितना फर्क है है ना। तो बस वही डिफरेंस आपको आंसर राइटिंग में क्रिएट करना है, ठीक है। तो मेरे और नूह सिद्दीकी के मार्क्स में, ठीक है, 1 मार्क का डिफरेंस है, ठीक है। वो इंडियन रेवेन्यू इनकम टैक्स सर्विस में है और मैं कस्टम में हूं, ठीक है। तो फर्क पड़ जाता है आगे जाके आपको सर्विस में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले से ही मेंटालिटी ये रखनी है कि 1 या आधे मार्क्स के लिए फाइट करें, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन की लिस्ट बना ली, कंक्लूजन की लिस्ट बना ली, अब सब हेडिंग्स की अलग अलग जगह से सब हेडिंग्स जमा कर लो, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको जिस तरीके से मैंने पहले चाय वाली एग्जाम्पल दी, अब मैं दूसरी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट आपको डिकोड करना है कि आंसर राइटिंग करते कैसे, ठीक है। घर में क्या होता है हमारे, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि हम हर डिश बनाने के लिए अलग से मसाले खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। हमारे पास में घर में खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल सेम होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे पास में जमा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, कि उसमें से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मसाला अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिक्स करके, ठीक है, अलग अलग डिशेस डेली बना लेते हैं, ठीक है। हमको भी यूपीएससी में क्या करना है, ठीक है, डू यू एग्री विद दिस एग्जाम्पल और नॉट, ठीक है ना, कि हमको भी यूपीएससी में क्या करना है कि एक रॉ मटेरियल पहले कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। रॉ मटेरियल आपका कलेक्ट हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से थोड़ा यूज किया, 1 डायग्राम यूज कर ली, 2 फैक्ट यूज कर लिए, 3 सॉल्यूशंस यूज कर लिए, ठीक है, 2 अच्छी हेडिंग्स यूज कर ली, कुछ एक अच्छा कंक्लूजन, कुछ एक अच्छा इंट्रोडक्शन यूज कर लिया और इनको मिला के एक बेहतरीन आंसर बना लिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, एक रॉ मटेरियल तैयार करने वाली मेंटालिटी से सबसे पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुछ डायरीज बनानी है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी डायरी बनानी है, लेकिन आंसर में मैंने बताया इंट्रोडक्शन की लिस्ट, कंक्लूजन की लिस्ट, उसके बाद में सब हेडिंग की लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो कंक्लूजन जो है ना आपका, वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं अभी जो बात बोलने वाला हूं वो बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी पे बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि देखो जो भी पेपर चेक कर रहा होगा वो कंक्लूजन के फौरन बाद मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको खुश करे, वो खुश तो आप खुश, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन जो है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद में अगर इंप्रेस हो गया उसके फौरन बाद वो मार्क्स देने वाले हैं, ठीक है। और उनकी बहुत इज्जत करनी है, बहुत रेस्पेक्ट करनी है कि और कंक्लूजन बहुत अच्छा फ्यूचरिस्टिक लिखना है, ठीक है। और फ्यूचरिस्टिक कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर से या कहीं से एक बार जमा कर ले कि फ्यूचरिस्टिक लाइंस किस तरीके से लिखना है, दैट विल सफाइस, ठीक है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से GS 1, 2, 3 इन तीनों को, ठीक है, निपटाना है, ठीक है। अभी अब हम आते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग का आपका तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको एक ढांचा बता दिया, ठीक है, कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए। बॉडी में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जो है तो सब लिखे, ठीक है, ठीक है,
सब हेडिंग लिखे, सब हेडिंग के बाद में पॉइंट्स लिखे, एग्जाम्पल लिखे, सब हेडिंग लिखे, पॉइंट्स लिखे, एग्जाम्पल लिखे, सब हेडिंग लिखे, पॉइंट्स लिखे, एग्जाम्पल लिखे, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, और कभी कभी आप क्या करें कि कहीं कहीं पे आप जो है तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में या पैसेज फॉर्म में भी आंसर लिखें। ठीक है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, लेकिन डायग्राम्स का इस्तेमाल करते वक्त आप एक बात याद रखिए कि कंसेप्चुअल डायग्राम्स का इस्तेमाल करें। कौन सी? वहां पे मुझे लिख के एक बार बताना कि आपने क्या सुना। ठीक है, कंसेप्चुअल डायग्राम्स। ठीक है, यहां पे होता क्या है कि सिर्फ डायग्राम बोले तो कुछ भी आप, ठीक है, बस पेंटिंग करना शुरू कर देते हो, लेकिन ये यूपीएससी का एग्जाम है तो यहाँ पे क्या होता है कि कंसेप्चुअल डायग्राम्स का यूटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग को डील करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, एथिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एथिक्स पे आपको क्या करना है, एथिक्स के लिए, ठीक है, जब भी आप एथिक्स का पेपर देखो तो एथिक्स में आप एक बात ऑब्जर्व करो कि एक एथिक्स का आंसर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल की क्या है आपको। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपके पास में कुछ एथिकल कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में जितने कीवर्ड अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनको याद करो। ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट आती है डेफिनेशन ऑफ दैट कीवर्ड्स। ठीक है, तो आप उसके बाद में डेफिनेशन सर्च करो उन कीवर्ड्स की, बिकॉज कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि आप जो है तो उसके बाद कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डेफिनेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले कीवर्ड की एक लिस्ट बनाओ, डेफिनेशंस, जितने भी कीवर्ड सिलेबस में यूज हुए हैं उन सब की डेफिनेशन आपको अपने ओन वर्ड में याद होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा काम, एक सिविल सर्वेंट का काम ये होता है, ठीक है, जैसे कि आज मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, ठीक है, तो मुझे किस बाउंड्री लाइन में वर्क करना होता है, मुझे मेरी बाउंड्री लाइन क्या है या मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूट्स जितने बने हैं या जो एक्ट मुझ पे लागू होते हैं जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, या जो सिविल सर्विसेज कोड है, ठीक है, या कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ठीक है, वो मुझ पे लागू होते हैं, या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो मुझ पे लागू होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हमें लगता है ना एथिकल मतलब कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है वो एथिकल है ही नहीं। ठीक है, आपको ये माइंडसेट से कभी भी एथिक्स प्रिपेयर नहीं करना है। सबसे पहले मोस्ट एथिकल चीज हमारी क्या है सिविल सर्वेंट की, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन एक्ट्स, ठीक है, देन सिविल सर्वेंट कोड ऑफ कंडक्ट या सर्विस रूल्स, ठीक है, और उसके बाद में आपके जो है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनमें जितने भी एथिक्स, इंटीग्रिटी, अकाउंटिंग, ठीक है, या जितने भी आपको चीजें मिलती है उनकी एक लिस्ट बना के रखनी है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन से ऐसे एक्ट्स है जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। जैसे कि सिटीजन चार्टर है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 311 है आई थिंक, जो सिविल सर्वेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इम्यूनिटी जिसमें मिली होती है कि उनकी सर्विस से उनको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना के रखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप काम कर रहे हो। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली है आपके कीवर्ड एथिक्स के लिए, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डेफिनेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, वो उसमें सारी चीजें आ जाएगी। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है कमिटीज रिलेटेड टू, ठीक है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, या जो भी सिलेबस में कीवर्ड दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड कमिटीज। ठीक है, जैसे कि सेकेंड ARC है, ठीक है, या इंटरनेशनली जो इस्टेब्लिश्ड कमिटीज है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के कोई अगर जजमेंट है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जो आपको, जो आपके जो है तो रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक लिस्ट उसकी बना ली। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अब देखो, जब भी एक एथिक्स का आंसर लिखते हो तो आपको एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं बैकवर्ड इंजीनियरिंग के तरीके से आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, एक होता है कि आप डायरेक्टली जिस तरीके से बुक्स पढ़ा फिर उस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, लेकिन एक होता है बैकवर्ड इंजीनियरिंग। ठीक है, जिस तरीके से कि आपको
वर्ड्स कौन से चाहिए, ठीक है, या आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। तो आपने क्या किया कि अभी आपको पता है कि एग्जाम्पल्स चाहिए आपको, तो आपने इतना पढ़ रखा होता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, आपने जनरली इतना पढ़ रखा होता है कि आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स पता होती है, ठीक है। रिसेंटली सोशल मीडिया पे, ठीक है, बाबा का धाबा, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत न्यूज चल रही थी, ठीक है, वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, या ठीक है सोसाइटल, ठीक है, सोसाइटी में अच्छी चीजें पाई जाती है, उसके ऊपर में बहुत अच्छी एग्जाम्पल है वो, ठीक है। बुद्धा की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अकाली दल के ऊपर में, ठीक है। तो वहां पे आप देखना कि अकाली दल जो है वो करप्ट महंत्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, वो अकाली मूवमेंट जो थी, ठीक है, तो इट्स ए रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट द करप्शन। आप राजा राम मोहन राय की एग्जांपल यूज कर सकते हो, आप बुद्धा की एग्जांपल यूज कर सकते हो, आप स्वामी विवेकानंद की एग्जांपल यूज कर सकते हो, आप गांधी जी की कितनी सारी एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डे टू डे आप कहीं भी लाइफ में देखना कि कितनी सारी एग्जांपल्स आपके सामने है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम क्या करते हैं, एग्जाम में जाके सोचते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी, आपको क्या करना है, पहले से एक लिस्ट बना के रखनी है, ठीक है, और वो लिस्ट को यूटिलाइज करना है, आपके एग्जाम में जाने से पहले उसको याद रख लेना है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, ठीक है, सबसे पहले आपने कीवर्ड कलेक्ट किए, डेफिनेशन कलेक्ट किया, उसके बाद में आपने, ठीक है, उसके बाद में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड कितनी चीजें इथिकल थी वो सारी चीजें जमा की, इथिक्स से रिलेटेड। उसके बाद में आपने जो है तो बेस्ट एग्जांपल्स, एनेक्डोट, ठीक है, और आपके लाइफ के एक्सपीरियंस आपने एक जगह पे लिख के रखे, वो कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, आपको कुछ एग्जाम्पल यूज करनी है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम कैन बी अ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे आईआईटीज जो है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अ हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। अगर पिपलांतरी एक गांव है राजस्थान में, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वुमन एम्पावरमेंट और क्लाइमेट चेंज और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से, या अगर आप और भी कोई ले ले, ठीक है, जैसे टूरिज्म से रिलेटेड दुबई कैन बी अ बेस्ट मॉडल, ठीक है, ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ मॉडल्स, ठीक है, याद रखने हैं ताकि आप उनको जब भी रिक्वायरमेंट हो तो यूज कर सके, ठीक है। अब आ जाते हैं केस स्टडीज पे, ठीक है। तो एथिक्स में अगर मैंने जो कहा आपको तरीका, अगर ये आप सही से इंप्लीमेंट करो, बिलीव मी, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी एथिक्स के आंसर लिखने के लिए। डू यू एग्री और नॉट, ठीक है, कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिक्स पे आते हैं, ठीक है, दैट इज आपका केस स्टडीज, ठीक है। अब केस स्टडीज क्या है, समाज में, सोसाइटी में जहां पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पे केस स्टडी बन सकती है, ठीक है ना। तो उसमें केस स्टडी बन सकती है, कैसे बन सकती है, समाज में कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है तो उस पे केस स्टडी बनती है, समाज में कास्टिज्म का प्रॉब्लम है उस पे केस स्टडी बनती है, समाज में वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, या जेंडर से रिलेटेड बायस है उस पे केस स्टडी बन सकती है, ठीक है। समाज में बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे पे केस स्टडी बन सकती है, समाज में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है सोसाइटी में उस पे केस स्टडी बन सकती है, अर्बन रूरल डिवाइड पे केस स्टडी बन सकती है, ठीक है, यंग एज बैरियर पे, यंग और एल्डर पीपल में जो दिक्कत है उस पे केस स्टडी बन सकती है, ठीक है। तो केस स्टडी प्रेडिक्ट की जा सकती है कि कितने कितने इश्यूज है, ठीक है। और आप जब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे तो यूपीएससी के पास ऐसे लगता है ना कि उनके पास में एक इश्यूज की लिस्ट है और उसमें से वो हर साल रिपीट कर देते हैं। जिस तरीके से एजुकेशन पे बहुत बार केस स्टडीज आती है, कास्ट पे बहुत बार केस स्टडीज आती है, तो आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सबसे बेस्ट सोर्स मैं आपको एथिक्स का बताता हूं, ठीक है। आपने आमिर खान का सत्यमेव जयते एपिसोड सीरीज देखी होगी, ठीक है। उसमें हर प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, उसके प्रॉब्लम, उस पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, उस पे सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, उस पे एनजीओ का पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें न्यूट्रल वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले प्रेडिक्ट करना है कि किन किन टॉपिक पे, ठीक है, केस स्टडी आ सकती है और उन टॉपिक पे केस स्टडीज को ऑलरेडी सॉल्व करके रखना है, ठीक है। हर जो भी फॉल्ट लाइन सोसाइटी में अवेलेबल है उसके 3-4 डायमेंशंस को पहले से सोच के रखना है, उसको
आपके जो सिंसियर दोस्त है उनके साथ में आपको जो है तो उसके सिंसियर दोस्तों के सिंसियर आपके जो दोस्त है उनके साथ में उसको डिस्कस करना है, और बहुत नेचुरल, ठीक है, बट उनको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का यूटिलाइज करके कि कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करके कि लीगल फ्रेमवर्क से ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। तो ये डुएबल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, और बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड है टू प्रिपेयर केस स्टडीज। सत्यमेव जयते इज अ ब्यूटिफुल शो related to understanding the social और societal faults in Indian society, ठीक है, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक लिस्ट, जो पहले मैंने लिस्ट बताई थी ना कि आपको एथिक्स में ये लिस्ट बना ली, एक लिस्ट उसमें रह गई है कि एथिकल थिंकर, आपको क्या करना है, एथिकल थिंकर की एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय एथिकल थिंकर में आ सकते हैं, ठीक है, बुद्धा एथिकल थिंकर में आ सकते हैं, ठीक है, गांधी एथिकल थिंकर में आ सकते हैं, विवेकानंद एथिकल थिंकर में आ सकते हैं। जो सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, जो आपको इमीडिएटली याद रह जाते हैं, पहले उनके नाम लिखिए, ठीक है, उनकी फिलॉसफी लिखिए, और उस तरीके से आप, ठीक है, तो एथिक्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। एथिक्स में जो केस स्टडी आती है, ठीक है, वो केस स्टडी चाहे इतनी बड़ी वो उसकी लैंग्वेज हो, वर्डिंग्स हो, ठीक है, या वो आधे पेज की केस स्टडी आती है, लेकिन आप उसके अगर जीरो डाउन करके बेसिक थीम उसके पीछे का देखोगे तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वर्ड होता है, वो माइट बी कास्ट इश्यू होगा, वो माइट बी जो है तो वो माइट बी एक कम्युनलिज्म वाला इश्यू होगा, या वो माइट बी जेंडर बेस्ड इश्यूज होंगे। इसी तरीके के इश्यूज उसके बैकग्राउंड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से, ठीक है, एथिक्स को प्रिपेयर करना है। अब आ जाते हैं एस्से पे। आई थिंक इट्स सफिशिएंट रिलेटेड टू एथिक्स। डिकोड एथिक्स, जो मेरे एक दोस्त है मुदित जैन, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है डिकोड एथिक्स, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं एस्से पे। एस्से के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, एस्से का सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ एस्से समझनी है आपको, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एस्से क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो अभी तक आंसर राइटिंग जो हमारी जीएस की थी, उसमें एग्जामिनर आपका अवेयरनेस चेक करना चाहता था कि इस टॉपिक पे आर यू अवेयर और नॉट, ठीक है, कि आपको इसके डिफरेंट डायमेंशंस पता है या नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एस्से में आपको क्या करना है कि एस्से की डेफिनेशन क्या होती है। एस्से में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जो राइटर होता है वो स्कॉलरली डिस्कशन करता है ऑन इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। इट्स इकोनॉमिक डायमेंशन, इट्स रिलीजियस डायमेंशन, इट्स हिस्टोरिकल डायमेंशन, इट्स पॉलिटिकल डायमेंशन, इट्स ग्लोबल डायमेंशन, लोकल डायमेंशन, ठीक है, इट्स इफेक्ट ऑन ट्राइबल, इट्स इफेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी, इट्स इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स इफेक्ट ऑन, ठीक है, मेनी थिंग्स, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है, स्कॉलरली डिस्कशन या डिबेट, या उस पे एक स्कॉलरली लिखा हुआ एक आर्टिकल होता है। तो उसमें क्या है कि आपको क्या करना, आपको है ना, ऐसी आप फजूल के आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते हो, उस पे आपको एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, एक फ्लो के साथ में बात करनी पड़ेगी। एक जगह से वो उसमें एक स्टार्टिंग होगी, एक जगह से उसमें कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो वो एक धागे में बंधा हुआ एक तावीज होगा जो आपको एग्जामिनर को सबमिट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है तो एस्से इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एस्से के लिए एक डायरी बनानी है, जिस तरीके से एथिक्स के लिए आपने, एथिक्स के लिए मैं बताना भूल गया, वो एक डायरी बनानी है और उसमें ये सब कलेक्ट करना है, ठीक है। एस्से के लिए भी आपको एक डायरी बनानी है, और उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि किन किन टॉपिक पे जनरली एस्सेज आते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। प्रेडिक्ट कैसे करते हैं इससे, एजुकेशन पे मोस्ट प्रोबेबली एस्सेज आते हैं, ठीक है। 8 एस्से आते हैं, 8 में से 2 की आपको चॉइस करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपका एस्से के टॉपिक प्रेडिक्ट करने हैं, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक,
ठीक है। इस तरीके के जनरल जो टॉपिक्स है, सबसे पहले तो इन पे आपको ब्रेनस्टॉर्म करके, ठीक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करके रखना है। इस पे एक अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छी माइट भी एक स्टोरी, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको जमा करके रखनी है, ठीक है। और उनका यूटिलाइज करना है आपको जब आप एस्से लिखोगे, ठीक है। तो उन पे कुछ अच्छे कोट, कुछ अच्छे फैक्ट्स, ठीक है, इस तरीके से आपको, ठीक है। एस्से की डायरी में क्या करना है, अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन जमा करना है, अच्छे अच्छे कंक्लूजन जमा करना है। जैसे कि मैंने टीना डाबी के एक एस्से में पढ़ा था कि उन्होंने एक एस्से को शुरू किया था, पॉवर्टी पे वो था, ठीक है, कि पॉवर्टी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। उन्होंने शुरू किया था कि पॉवर्टी के उन्होंने सब पहले फैक्ट बताया कि इंडिया में इतनी बुरी कंडीशन है, और उन्होंने लास्ट में बताया कि दैट्स व्हाई नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन कॉल्ड इट अ अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया। लेकिन जब एंड में वो गए तो उन्होंने उसको बताया कि वी हैव टू कन्वर्ट दिट, इन कंक्लूजन उन्होंने बताया वी हैव टू कन्वर्ट दिस अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया इनटू द सर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने एक जगह पे कनेक्ट कर दिया। आप अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कभी कोई इससे लिख रहे हो तो आपने स्टार्ट किया बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, और आपने कंक्लूड किया, ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन कोट से, इफ नॉट वी देन हु, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, ठीक है। तो कितना बेहतरीन लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको एस्से से रिलेटेड इस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कुछ अच्छे आपको कोट्स एक जगह कलेक्ट करके रखने हैं, कुछ अच्छे आपको ठीक है, थिंकर्स की कुछ अच्छी डायमेंशंस या कुछ एक नए डायमेंशंस, ठीक है, एस्से में लाने के लिए जमा करके रखने हैं, ब्रेनस्टॉर्म करके रखना है, कुछ अच्छे फ्लो एस्से के, ठीक है, कुछ ऑलरेडी अच्छे स्कॉलर के आपने एस्सेस पढ़े होंगे तो उनका फ्लो जो होता है वैसे उसका एस्सेस आपको लिखना है, ठीक है। उनका फ्लो को आपको लिख के रखना है एक डायरी में, ठीक है। आपको एस्से के कंक्लूजन जमा करके रखने हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एस्से पहले से प्रेडिक्ट करके रखने हैं। अगर आपको एस्से की डायमेंशंस याद नहीं आते किसी भी टॉपिक पे, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट और प्रिपेयर फॉर डायमेंशन इज यूपीएससी सिलेबस इटसेल्फ, ठीक है। आप स्टार्ट कीजिए पेपर 1 से सोचना मेंस का, ठीक है, मेंस का सिलेबस का पेपर 1 से स्टार्ट कीजिए सोचना। पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, ठीक है, उसके बाद में ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, फिर पॉलिटी, फिर आईआर, डिजास्टर, फिर उसके बाद में पेपर 3 में एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इस तरीके से सिक्योरिटी, फिर उसके बाद में एथिक्स, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सारी चीजें, और एथिक्स पे लिख जाके आप खत्म कीजिए उसको, ठीक है। इस तरीके से आपको एस्से को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब जो 4 चीजें मैंने बताया था रॉ मटेरियल के लिए, 4 डायरीज आपको बनानी है। सबसे पहले आपको डायरी बनानी है एक फैक्ट की डायरी, जिसमें आपके सारे फैक्ट जो अपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं, मेंस में पढ़े हैं, या जब भी पढ़ने वाले हो तो आपको ये सारे जो है तो आपको एक जगह कलेक्ट करके रखने हैं फैक्ट्स की डायरी में। एक डायरी बनानी है आपको डायग्राम डायरी, जिसमें आप सारी कंसेप्चुअल डायग्राम्स को कलेक्ट करो, क्योंकि माइंड को एक जगह मिल जाती है कि कहां से उसको रिट्रीव करना है, ठीक है। तो सेकेंड डायरी बनेगी आपकी डायग्राम की डायरी। थर्ड डायरी बनेगी आपकी एथिक्स की डायरी, जिसमें एथिक्स में आपने कीवर्ड, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एथिकल डायमेंशन जो है, एग्जांपल्स, एनेक्डोट, ठीक है, और जितने भी सॉल्यूशंस आपको जमा करने हैं, ठीक है, वो आपको जमा करके रखने हैं। फोर्थ डायरी बनेगी आपकी एस्से की डायरी, और जिसमें आपका, ठीक है, ये 4 डायरी का जो मटेरियल रहेगा आपका, इट विल बी हाईली यूजफुल, इट विल बी हाईली यूजफुल फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। कुछ लोग प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं एक अलग सेशन माइट भी कर लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं आंसर आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, ठीक है, प्रीलिम से रिलेटेड। लेकिन मेन से रिलेटेड आज का सेशन पूरा डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस तरीके से कर लिया। अब बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो डेली आप क्या कीजिए कि 1 घंटा डेली 7 क्वेश्चन, ठीक है, आप लिखिए और उनके आंसर पढ़िए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, ठीक है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो यू कैन फॉलो दिस मेथड कि डेली यू कैन राइट 5 to 7 क्वेश्चन 1 घंटे में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, ठीक है, उसको डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और उसका सॉल्यूशन पढ़िए, और जो नहीं भी है फिर उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक काम करना है। दूसरा एक काम आपको मेंस के लिए ये करना है, जो भी इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है उसको दूसरा काम ये करना है, इंपॉर्टेंट काम, कि आपको मेंस की टेस्ट सीरीज लगानी है।
जीएस की भी, ऑप्शनल की भी, और इफ नीडेड एसए की भी। ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और टेस्ट सीरीज के थ्रू में, ठीक है, आपका जो फीडबैक आएगा उसको कंटिन्यूअस इवॉल्व करते रहना है। ठीक है, और इस तरीके से आपका जो है तो मेंस की प्रिपरेशन होगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जब आप आंसर लिखने का सोचते हो, एस्पायर करते हो, तो आपको एक हैबिट और होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों के आंसर्स पढ़ो। ठीक है, आप टॉपर्स के आंसर्स पढ़े हुए हैं विजन पे, जीएस मेंटर, जीएस स्कोर पे, या और भी जगह पे, फोरम आईएएस पे। ठीक है, आप देखना टॉपर के बहुत अच्छी आंसर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, उन आंसर्स को आप यूटिलाइज करो, आप पढ़ो, उनसे आपको बहुत सीखने मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस की प्रिपरेशन मुझे लगता है कि करनी चाहिए। ठीक है, जो भी लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। ठीक है, और मेरी दुआएं आपके साथ है, आप अच्छा करोगे। ठीक है, मेक श्योर कि ये 3 महीने जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उसका एक एक मिनट आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें इस सेशन में शेयर की है और बहुत सारी चीजें बाकी है। ठीक है, फिर कभी और हम बात करेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लेना चाहूंगा। मैंने विजन टेस्ट सीरीज इस्तेमाल की थी, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। पेपर 3 में एक बात मैं बताना रह गया कि पेपर 3 में, ठीक है, आप अगर प्रिपेयर कर लोगे ना, टॉपिक हमेशा वही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर रहेगा ही। ठीक है, और आपका इकोनॉमी पे क्वेश्चन आएंगे, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है ना, पॉवर्टी पे क्वेश्चन आएंगे, एनजीओ पे क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पेपर सॉल्व कर लो काफी। ठीक है, जैसे विजन के सेक्शन वाइज अगर आप लगा लोगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस आपके पेपर 3 के हो जाएंगे, पेपर 2 के हो जाएंगे, पेपर 1 के हो जाएंगे। 120 क्वेश्चंस मींस 120 टॉपिक। 120 टॉपिक अगर आपके प्रिपेयर हो गए, आने वाले 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उतना मटेरियल, रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, अगर आपको आता भी है और अगर आपको थोड़ा नहीं भी आता है तब भी कर सको। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि अगर आपको फैक्ट्स नहीं आते, ठीक है, तो हाउ टू जनरेट अ फैक्ट। ठीक है, ये पता करनी है आपको, ये ट्रिक कमेंट सेक्शन में बताना। कि हाउ टू जनरेट अ फैक्ट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, यूपीएससी के जो आंसर चेक करते हैं ना लोग, ठीक है, वो भी आपसे ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है कि जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस, विजडम और वो सारी चीजों में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन मैंने उतना पढ़ना बंद कर दिया है जितना मैं पहले पढ़ा करता था एस्पिरेंट लाइफ में। ठीक है, तो एक क्या होता है कि कुछ चीजों का बेसिक नेचर होता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम लिख के आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेटिव लिख दो, सब करेक्ट है। ठीक है, यूएनडीपी, यूएनएफसीसीसी का नाम लिख के आप कुछ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड लिख दो, सब करेक्ट है। ठीक है, तो आप अगर सही नहीं है तो गलत भी नहीं है। ठीक है, और एग्जामिनर आपको गलत साबित ही नहीं कर सकता। नीति आयोग का नाम लिख के ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ भी लिख दो, बिलीव मी, मेजोरिटी ऑफ टाइम यू विल बी करेक्ट। ठीक है, अब ऐसे इन स्पिरिट आप वायलेट मत करो। ठीक है, लेकिन आप अगर आप आपका एक एजुकेटेड माइंड है तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसको अच्छा ही यूज करते रहोगे। आप पार्लियामेंट्री कमिटीज का नाम लिख के यूज कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक का नाम यूज कर सकते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज कर सकते हो, WCO का नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी होगी कि जिनका रेफरेंस देके आप फेंक सकते हो। ठीक है, एंड में, ठीक है, जब आपको कुछ नहीं आ रहा, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, आई हैव डन इट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जहां मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूं। ठीक है, लेकिन इन स्पिरिट वायलेट नहीं करने का मतलब, जैसे कि यूएनडीपी का नाम लिख के आप ऐसे मत बोलिएगा कि वो अनसस्टेनेबल लाइफ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के, ठीक है, आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अच्छी चीज लिख दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं
इसमें आएगी। दिस इज बहुत अच्छी ट्रिक है ये, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। हमेशा आपके पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंस में लिख देते हो, बिलीव मी, वो कहीं जाके सर्च नहीं करेंगे कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग लगा के स्मार्टली ये ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछने, अच्छा मैं रैंडमली यहां पे लोगों को ऐड करता हूं, आप मुझे रिक्वेस्ट करना कि किसी को ऐड होना है कि नहीं, ठीक है, जो भी चाहते हैं। मैंने किसी को ऐड किया है, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो मैं किसी और को ऐड करता हूँ। गाइज, मैंने जो अभी तक चीजें बताई वो आपके लिए यूजफुल रही? हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका जिसको मैंने ऐड किया है? आप है विजिबल है? हेलो, आई थिंक आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो हम किसी और को ऐड करते हैं। हेलो, हेलो, आपको सेशन कैसा लगा? आपको सेशन कैसा लगा ओवरऑल ओवरऑल? मैम, आई एम ऑडिबल टू यू? आई एम ऑडिबल टू यू? हाय सर। आप थोड़ा कैमरा नीचे कीजिएगा, मतलब यू आर नॉट विजिबल टू अस, या कोई और? गाइज, मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बट पता नहीं, लोग लिख तो रहे हैं कि ऐड मी, और बाद में ऐड करने के बाद में भाग जा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो। तो जो बात करने के लिए रेडी होगा वही लिखना ऐड मी, ठीक है। आई विल ऐड समवन, ठीक है। सो आई थॉट ऑफ लाइक टॉकिंग वेरी फ्रैंकली विथ यू पीपल, ठीक है। You can discuss with me. I have requested someone. He is not able. Sahil Khan. I'll go with the live with the Sahil Khan now. कोई महाराष्ट्र से है? जय महाराष्ट्र।
हाय सर। हेलो। हाय सर, वेरी गुड हेलो, क्या नाम है आपका? इवनिंग सर। सैयद अब्बू राफे। अच्छा, हाँ सैयद, बताइए कैसा लगा आपको सेशन? सर इट वाज वेरी गुड सर। सर द वे यू स्पीक और द वे यू मेक पीपल कहाँ से बात अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? और सर इलाहाबाद, न्यू न्यू इलाहाबाद से बात कर रहे प्रयागराज। हो? अच्छा, यस यस। क्या यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हो? सर तैयारी तो इस साल शुरू की है, बाकी माइंड में तो कम से कम 3-4 साल पहले से था। अच्छा, चलो आप एक क्वेश्चन पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है। सर क्वेश्चन ये है कि मेरा ऑप्शन में थोड़ा सा बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि हिस्ट्री तो मैंने ऑप्ट कर लिया है ऑप्शनल के लिए, लेकिन डर लग रहा है थोड़ा सा हिस्ट्री के लिए कि मतलब हिस्ट्री एज ऑप्शन चूज करूं या ना करूं। पहले से डिसाइड किया था, लेकिन अब हल्का सा डर लग रहा है हिस्ट्री के बारे में। देखो, आपका ऐसे मतलब है कि आपको हिस्ट्री में डर लग रहा है ना, ऑप्शनल चूज हाँ। करने के बाद में। यस देखो क्या होता है कि हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल है जिसकी यूटिलिटी बहुत है, ठीक यस है। सर। आपको पेपर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रीलिम्स में आपको पूरा यूटिलाइज होने वाला है, एक्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, सारी चीजें यूटिलाइज होने वाली है, ठीक है। आपको हिस्ट्री में एम्पल एग्जाम्पल मिल जाएगी जो एथिक्स में काम आने वाली है, यस ठीक है। आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी या बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा किसी अच्छे से अच्छे एस्से को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यस तो आप उसका है ना वो देखिए कि उसका यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। यस सर। आप ये देखिए कि आप आंसर कैसे लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप आंसर अच्छे लिख पा रहे हैं, कन्विंसिंग लिख पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। या आपको अगर ऐसे लगता है कि मैं आंसर इससे अच्छी किसी और सब्जेक्ट में लिख पाऊंगा तो यू कैन गो फॉर अदर ऑप्शनल ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, बेसिक नीड, कोई 3 टॉपर जो सेम मटेरियल बोलते हैं ना, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की कोई फेमस, आप वो बताइए, फेमस बुक बताइए, नोट्स बताइए, कोई किसके होते हैं? हिस्ट्री की सर मोस्टली अभी तो कोचिंग क्लास के स्पेसिफिक होता है सुना कि है आपके लोग। मटेरियल बहुत, हाँ ठीक है, उसको रट्टा मार लो, आप 8-10 बार उसको पढ़ लो, ठीक है। जब एक कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद में तो जी आपको बिल्ड करना होगा ना, ठीक है। जी 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 तो एक 8-10 बार आपको पढ़ना होगी चीजें, ठीक है, एक बेसिक बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद में यू कैन मूव ऑन। चलो, जी। ओके थैंक यू सैयद, बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ, ठीक है, फॉर योर थैंक यू सर। ड्रीम, थैंक यू। ठीक है। थैंक हाँ, यू थैंक सर। यू थैंक यू टॉकिंग विद सो मी। मच। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटेजी कोई पूछ रहा है, नोट्स मेकिंग पे अपन एक सेशन करेंगे, ठीक है। इससे मैं जब तक रिकमेंड कर दूं आपको कि नवीन चंद्रा जो मेरे रूम पार्टनर थे लबासना में, उन्होंने उनका एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस पर नोट्स मेकिंग पे एक बहुत अच्छा उन्होंने सेशन लिया है, ठीक है। तो सेम यूटिलाइज कर लो आप, ठीक है। और नोट्स मेकिंग में एक चीज याद रखो, गौरव को मैंने वो भेजा है रिक्वेस्ट, बट ठीक है, उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड एक अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि उर्दू लिटरेचर का हमने पूरा वीडियोस, ठीक है, फ्री में, किरण एकेडमी है उस पे हम पूरी वीडियोस फ्री में सबको दे रहे हैं, ठीक है। तो उर्दू वाले जो है तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मैंने और नूह सिद्दीकी जो है हमारे साथ में, उन्होंने मिलके वो बनाया है, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। I have requested someone, I think Mahindra. सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए क्या कुछ बताए? सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप क्या कीजिए, अनु कुमारी जो है उनकी डीकेटी पे एक वीडियो है,
दिल्ली नॉलेज ट्रैक यूट्यूब पे, या और भी उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज है, या अली अब्बास है, ये दोनों मेरे दोस्त है और इनके दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो वो आप यूज कीजिए। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए आप यूज कर सकते हो श्रीराम आईएएस के बुक्स अच्छे, नोट्स अच्छे हैं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। चलो मैं अभी किसी को ऐड कर रहा हूँ, उसका नाम भी सलमान है, ठीक है, आपको सिर्फ इसलिए एडवांटेज मिला है क्योंकि आपका नाम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सलमान क्या सर हाल है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। ठीक है, हम हाँ, आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ इंटर से अभी, है। हाँ इंटर अभी पास किए हैं, आए हैं इलाहाबाद में तैयारी के लिए यूपीएससी की। अच्छा, हाँ तो समझ में नहीं आया शुरू से शुरू कहाँ करें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आपका नाम बहुत अच्छा है, ठीक है, और मुझे आपका हाँ नाम बहुत हाँ, पसंद है, ठीक है। अब मुझे क्या आपका नाम बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपना नाम रख क्या, मुझे लग रहा है हाँ, पहले से। ठीक है, चलो अभी आपका क्वेश्चन पूछिए सलमान। हाँ सर, यही कह रहा था मैं कि मतलब शुरू से शुरू कहाँ करें। एनसीईआरटी तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात इंग्लिश मीडियम से है, यहाँ पे जितनी कोचिंग है सब हिंदी है, तो समझ में नहीं यार आप करें हम क्या। एनसीईआरटी तो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे हार्ड वर्क करेंगे। हाँ मुझे मतलब दिल्ली आकर वहाँ या कहीं अच्छी कोचिंग में थोड़ा बेस एकदम मजबूत हो मेरा। देखो, सबको है ना स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है, बिकॉज ये क्या है ना, ओपेक सी चीज है, ठीक है। स्टार्ट जब हम ये करते हैं ना, बड़ा ओपेक ये एनवायरमेंट है, ठीक है, डर लगता है, कोई बताने वाला नहीं होता, फैमिलीज में जनरेशंस में किसी ने नहीं किया होता है, ठीक है, तो आपका डर जायज है, कोई गलत नहीं, ठीक है, नंबर वन, हाँ ठीक है। आपको दूसरी चीज क्या करनी है, सबसे पहले किसी एक टॉपर को पकड़ लेना है जिसकी बात तुम्हारे दिल पे असर करती है, ठीक है। अच्छा किसी एक टॉपर को पकड़ लेना है जिसकी बात आपके दिल पे असर करती है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। उसकी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपको एक एटलीस्ट एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ इन्होंने ऐसे किया था, मैं भी थोड़ा समहाउ रिलेट कर पाता हूं इनसे, तो वैसे ही करूंगा, ठीक है। तो एक ठीक। आपको कोई तो रोल मॉडल चुन लेना है जो आपको, ठीक है, कहीं दूर से ही, इंटरनेट से क्यों नहीं होती, आपको राह दिखाते रहे, ठीक है हाँ ना। आजकल गाइडेंस की कमी नहीं है, गाइडेंस ओवरलोडेड है, ठीक है, तो ये करना ठीक। है। दूसरा आपको क्या करना है, बेसिक प्लानिंग कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, 20 से 30 बार आप यूपीएससी का प्री से इंटरव्यू तक के सिलेबस को लिख लिख के फेंक दो, ठीक अच्छा है। शुरू दूसरा से क्या करो, शुरू से प्रीलिम से मेंस का, मेंस हाँ इंटरव्यू, सब सिलेबस को लिख लिख के फेंक दो ताकि आपको याद हो जाए, हाँ ठीक है। सर। दूसरा काम आप ये करो कि हम्म। आप जो है तो आ, आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे आप रिसर्च करो। देखो, अच्छा कहीं भी जाना होता है आपको, आजमगढ़ से अगर दिल्ली आना है तो सबसे पहले आप हाँ देखोगे ना रास्ता कैसे है, ठीक है, बहुत हाँ सारे हाँ रास्ते हैं, ठीक है। आप चाहे तो रोड से आ सकते हो, चाहे तो हवाई जहाज से आ सकते हो, चाहे तो ट्रेन से आ सकते हो, चाहे तो पैदल आ सकते हो, चाहे तो साइकिल पे आ सकते हो, लेकिन आपको कौन सा सूट करता है ये आपको चूज करना होगा। क्या आपके पास हाँ, में, ठीक है, ये पर प्लेन वाले करता है ना। रास्ते के लिए पैसे है या नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपने प्लेन वाला रास्ता चूज कर लिया, पैसे ही नहीं, तो क्या करोगे, टिकट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से रास्ता चूज करना होगा, ठीक है। यस तो सर। उसके लिए आपको पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को खंगालना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि यार बता मुझे रास्ता क्या चाहिए, रास्ता क्या है, ठीक है, ठीक। ठीक है। और उसके बाद में आपको बेसिक बुक्स, जो आपने एक बार रिसोर्स की लिस्ट बना ली, जब तक आप उसको 3 बार खत्म नहीं करते, हाँ सर। इस चीज से नहीं पूछना है क्या पढ़ना है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। सिर्फ अपने आप से पूछना है कि मैंने वो किया 3 बार या नहीं किया, ठीक है, हाँ बेसिक बुक की लिस्ट, उसका ठीक है। क्या निकला, उसका मतलब रस निकल रहा है नहीं 3 बार पढ़ने पर। हाँ, ठीक है। और दूसरा है ना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या नाम बताया, सलमान, ठीक है। यस सर। सलमान, खुद पे यकीन रखो, ठीक है, हाँ सर। उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है, आपको रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात हाँ उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, ठीक है। हाँ। इट्स ट्रू, इट्स वेरी मच ट्रू, ठीक है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, यस ठीक है, सर। यस, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। चलो अभी किसी को ऐड करते हैं।
पता नहीं, ये मैं जिसको ऐड कर रहा हूँ मुझे ऐसे लग रहा है ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, आई डोंट नो, लेट्स सी। हेलो स्वप्निल, कहाँ से हो? सर यू आर नॉट एबल टू सी मी। नासिक सर, महाराष्ट्र। नासिक सर, नासिक महाराष्ट्र। नासिक, ठीक है। आपका चश्मा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पूछो, क्या है आपका स्वप्निल? व्हाट सर? क्वेश्चन क्या है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, बट मैं अभी इस फेज पे हूँ कि मेरा मतलब नॉलेज इतना नहीं है कि मैं मेंस में मतलब क्वेश्चंस में डाटा भर सकूं। तो मैंने अभी से स्टार्ट करना चाहिए या मतलब कैसे स्टार्ट करना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग? क्योंकि मेरे साथ में जो बच्चे मेरे फ्रेंड्स है वो अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि डाटा ही नहीं अपने पास, क्या भरे वो समझ में नहीं आता सर। वेरी गुड, ठीक है। देखो इसीलिए तो हमें तैयारी करनी होती है ना, वी प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। अगर हमारे पास डेटा होता तो हम जाके डायरेक्ट एग्जाम नहीं लिख देते, है ना। और आप याद करो कि आपको लिखना नहीं आता होगा, ठीक है, बचपन में, लेकिन आपने लिखना सीखा होगा कैसे, ठीक है, डॉट डॉट जुड़ा के, ठीक है, एक 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 डॉट को जुड़ा के सीखा होगा। आपको साइकिल चलाते नहीं आती होगी, लेकिन साइकिल किसी ने आपके पीछे से पकड़ा होगा और फिर चलाना सीखी होगी आपने, ठीक है। यहां पे भी आपको क्या करना है कि डायरेक्टली बिना देखे आंसर नहीं लिखने हैं। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जाके बिना देखे आंसर लिखते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हम डायरेक्ट एग्जाम ही दे रहे हैं, हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, आप एक टेस्ट सीरीज के सॉल्व आंसर लेके आओ, ठीक है, और चाहे तो उन्हें सुबह पढ़ लो, शाम में लिखो, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको पहले सीखने मिलेगा, ठीक है। कोई साइकिल पकड़ के पीछे से चलना सिखा दे, थोड़े टाइम के बाद आप भगाने लगोगे, ठीक है। पहले प्लेट करना सीखो, फिर चौके छक्के मारना सीखना है धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले आप क्या करो कि एक टेस्ट सीरीज देख कर लिखना सीखो, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, इस पे ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ऐसा कंटेंट लिखा जाता है, ऐसी ये लिखा जाता है। आप जैसे कि कुछ जनरल टॉपिक है हमेशा रिपीट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, तो एजुकेशन पे आपने अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जब एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, ठीक है, 10 क्वेश्चन का रॉ मटेरियल यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। पहले दिन से 6 मारना, चौका मारना नहीं शुरू करना है, ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। स्टार्ट विद द बेसिक, ठीक है, स्टार्ट इन अ लॉन्ग, लर्न इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलो स्वप्निल, ठीक है, हाँ, राइट सर, स्टे ब्लेस्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई वांट टू सी योर नेम समवेयर इन दैट होली पीडीएफ वन डे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, टेक केयर। I have requested someone, is not accepting. Actually guys, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं सबको तो ऐड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी चाहत है आप सबसे बात करने की, ठीक है, इसीलिए मैं आज लाइव आया हूँ, ठीक है। और मैं आराम से, वालेकुम अस्सलाम, कौन है आप? सर अफरोज अहमद शेख। अफरोज अहमद शेख, अफरोज पूछिए आपका क्या सवाल है। आप तो दुकान में से बैठकर ही लाइव आ गए। सर अभी यहीं पे बैठकर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा घर भी देखना होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हर किसी में यहाँ पे एक अच्छी स्टोरी छुपी है, ठीक है। बताइए आपका क्या सवाल है अफरोज? सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं ऑप्शनल में हर बार कंफ्यूजन में हो जाता हूँ। एनसीईआरटी वगैरह से, ये उर्दू भी काफी अच्छी है, रिटन भी अच्छा है उर्दू में, लेकिन फिर सोचता हूँ उर्दू में क्या पढूं, कितना सिलेबस पढूं। हाँ भाई। अफरोज आपका ग्रेजुएशन हो गया है? सर चल रही है, लास्ट ईयर है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम,
ठीक है, सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे से कीजिए। दूसरा काम, आप एक पार्टिकुलर टाइम दे जीएस की प्रिपरेशन को। ठीक है, जीएस की प्रिपरेशन को आप जब थोड़ा सा टाइम दोगे तो तब जाके आपको चीजें थोड़ी से आप मैच्योरिटी लेवल पे आओगे और उसके बाद में आप ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, दिस इज द वेरी रॉन्ग अप्रोच टू सेलेक्ट ऑप्शनल ऑन द फर्स्ट डे और द इनिशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप ऑप्शनल सेलेक्ट करने की जल्दी ना करें अफरोज। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे प्रिपरेशन को, अपने आप को टाइम दे, समझे इस एग्जाम को, इस कंपटीशन को समझे और उसके बाद में ऑप्शनल चूज करें। जी जी ठीक है, किसी ने लिखा आपको लाइव देख के मजा आ गया है, आपसे बात करके मुझे भी मजा आ गया, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है अफरोज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल नाम आया था, मैंने उनको ऐड किया है, चिराग। यार आपका नाम चिराग है और आपने क्या कर रखा है? सर मैंने अभी 12th पास आउट की है। हाँ। हेलो, तो सर मैं अभी ग्रेजुएशन के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बीए ऑनर्स करना है कि बीए प्रोग्राम। देखो, आपको जो लगता है अच्छा वो करो। ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाता है, लोगों को लगता है कि यूपीएससी जैसे अब मैंने कर लिया तो मैं हर चीज को सोल्यूशन दे पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं बहुत लिमिटेड नॉलेज रखता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, होप्स हो कि किसी को क्लैरिटी के लिए काम आ जाए। ठीक है, लेकिन देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप किस चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपका सोल पर्पस यूपीएससी ही है तो आप गो फॉर बीए ऑनर्स। ठीक है, एंड टेक सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू यूपीएससी। अगर आपका सोल पर्पस यूपीएससी नहीं है, आपको किसी और चीज की भी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। ठीक है, जैसे सीए के आप कर सकते हो, कुछ भी और इस तरीके से। ठीक है, तो आप उन चीजों को भी यूज कर सकते हो, वो भी ग्रेजुएशन फील्ड चूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली सब्जेक्टिव टू योर पर्सनल चॉइस चिराग। ठीक है, नहीं सर, जैसे कि बीए प्रोग्राम में भी हमारे पास हिस्ट्री और पॉलिटी होएगा, और अगर हम पॉलिटिकल ऑनर्स करेंगे उसमें भी पॉलिटी होएगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसमें एडमिशन लेना चाहिए। पॉलिटी ऑनर्स कैसे होता है? वो तो आई थिंक बीए में ही होता है, मेरे नॉलेज में जितना है। अगर आपके पास में अलग होता होगा तो फिर यू हैव टू डिसाइड, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है। नहीं सर, मतलब एक तो बीए पॉलिटिकल ऑनर्स होएगा, एक तो बीए पॉलिटिकल ऑनर्स होएगा, और एक बीए प्रोग्राम होता है हिस्ट्री प्लस पॉलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सर इसमें आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, यू टेक योर ओन डिसीजन अबाउट इट। ठीक है, और आपको अगर देखो, मैंने कहा कि आपको करना क्या है, 3 साल बाद 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। आप अपने आप को पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखना चाहते हो तो गो फॉर पॉलिटिकल बीए पॉलिटी ऑनर। ठीक है, और अगर आपको यूपीएससी में जाना है तो आप बीए नॉर्मल लो, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके के मल्टीपल सब्जेक्ट हो जो आपको यूटिलाइज हो जाए इस प्रिपरेशन में। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। किसी ने क्वेश्चन पूछा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, पूछिए आपका क्या सवाल है? क्या जी, मैं बैंगलोर से हूँ। मैं अभी मेडिकल 3rd ईयर में हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट ईयर से एनसीईआरटी स्टार्ट किया पढ़ने का, लेकिन सही से कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ मेडिकल स्टडीज प्लस यूपीएससी की इस वजह से। और कुछ आइडिया दीजिए सर, कैसा कोर्स करते हो? बी फार्म कर रहे हो? ठीक है, तो पहले तो मुझे लगता है यार मेडिकल आप अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद में भी लाइफ बहुत बड़ी है।
ठीक है, या जी साइमल्टेनियसली ये करते रहो कि कुछ एनसीईआरटीज है, न्यूज़पेपर है, जी ठीक है, या जी कुछ अच्छी अच्छी बुक्स है जी भाई एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी, ठीक है, इन सब जी का आप एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक्स को पढ़ने की आदत डालो, ठीक है, जी जनरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जी मेडिकल में क्या हो जाएगा कि आपकी पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्टेड आपकी थिंकिंग बनेगी, एक वो जी फील्ड एक रेस्ट्रिक्टेड है, सेलेक्टिव फील्ड है, जी स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो जी सर एट द सेम टाइम वर्क करो कि आप एक जनरलिस्ट भी रहो, ठीक है, फिर जी जैसे ही आपका बी फॉर्म अच्छे से हो जाए उसके साथ जस्टिस कर लो पूरा, ठीक है, तो जी उसके बाद में आप जाके इस साइड में आ जाइए, ठीक है, जी सर ओके। थैंक यू सर। ध्रुव त्रिवेदी का नंबर आ गया अब। हेलो ध्रुव। हेलो। हाँ गुड नाइट सर, मैं बी मैकेनिकल पूरा किया है मैंने इस साल से। आप लग रहा है हेलो। गुजरात से हो? हाँ गुजरात, भावनगर गुजरात से। हाँ भावनगर गुजरात। हाँ सर, मैंने કેમ બી છો? મિકેનિકલ મજામાં। મજામાં છો? थैंक यू सर, एक्सेप्ट मजामा सर। सर मैंने बी मैकेनिकल इस साल पूरा किया है और यूपीएससी का तो पहले से ही था मेरे को, तो आई एम वेरी कंफ्यूज टू हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो कि बीई आपने जो मैकेनिकल किया है, ठीक है, यू हैव ऑलरेडी हाँ सर। डेवलप्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ एप्टीट्यूड इन दैट, ठीक है, तो यू नो यस हाउ सर। टू compete फॉर द थिंग्स, ठीक है, तो यू आर नॉट यस सर। न्यू टू इट, है ना, तो यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यस। द वैल्यूज, द थिंग्स, द स्किल्स यू लर्न देयर, ठीक है, फर्स्ट मेक श्योर कि यू विल एबल टू मतलब ट्रांसफॉर्म इट इन टू दी योर प्रिपरेशन ऑल्सो, ठीक है, ओके सर। हाँ ओके सर। बस, ठीक है। सेकंड आप क्या करो कि बी, आपको क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर ऐसा हो रहा है कि मैं एनसीईआरटी लूं या ये सब्जेक्ट लूं, ये सब्जेक्ट लूं, पूरे में ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी आपने स्टार्ट करे कितने दिन हो गए यूपीएससी प्रिपरेशन? 1 मंथ मैंने कंप्लीट बी मैकेनिकल पूरा किया, 1 मंथ हुआ, और स्टार्टिंग भी प्रिपरेशन जो सीरियसली करते हैं ऐसा 1 मंथ। मुझे लगता है कि आप पहले जीएस की प्रिपरेशन करो, ठीक है, और जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन में सबसे बेसिक चीज, सबसे पहले तो आप, ठीक है, इन स्पिरिट, ठीक है, आप यस सर। जो आपका जिस तरीके से बिजनेस आपके डीएनए में होता है ना, यस सर। वैसे ही आप जो है तो यूपीएससी सिलेबस को अपने डीएनए में उतारो, सबसे पहली चीज। यस सर। हाँ दूसरी यस सर। हाँ चीज, प्रीवियस ईयर पेपर पे रिसर्च करो। थर्ड, एनालिसिस है। ठीक है, चाहे 10 टॉपर को देखो, 10 दिन लो, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करो। बीई में ओन स्ट्रेटेजी। आपको सिखाते होंगे ना हाउ टू प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है, हाउ टू, यस सर। हाँ ठीक है, हाउ टू मेक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट मैन डेज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक यस है, सर। हाउ यस टू सर। डिसाइड द टाइमलाइंस, ठीक है, implement that approach, you know wonderfully, ठीक है, and you will perform, यस सर। हाँ ठीक है, wonderful Yes, sir. in this project also, Yes. take the project, ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, हाँ चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चौधरी साहब, हम किसी को ऐड कर रहे हैं? हेलो चौधरी जी। मैडम सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए स्कोर कितना हुआ है? हेलो, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम, बताइए क्या सर। हाल है आपकी? तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, पूरे बुक्स रखी है साइड में। हेलो सर। हाँ बताइए। सर आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट असम सर। Oh, you're from Northeast Assam. यस Wonderful. सर। Man, your state is amazingly blessed with the nature. यस सर। सर आई एम जस्ट बिगिनर सर, टेल मी समथिंग अबाउट बिगिनर सर। What's your name? माय नेम इज नूरुल हुदा लश्कर सर। Nurul, I just suggested to another person who is from Gujarat. ठीक है, the same strategy applies to you. यस सर। ठीक है, तो I think don't need to repeat it. हाँ? Stay blessed. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। गाइज अभी हम बस और 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे, उसमें जितने लोगों से बात हो सकती है। ठीक है, आई हैव रिक्वेस्टेड समवन। ठीक है, हाय सर। हेलो हाय। सर आई एम फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। दिगंबर। You're from नासिक नासिक नासिक। हाँ, मैं जब दिल्ली आता था ना तो हम मनमाड़ से होते हुए आते थे, वहां से किशमिश लेते आते थे हम। सर पास में है मनमाड़, 10-30-40 किलोमीटर। हाँ, नासिक के अंगूर बहुत मशहूर है, और वहां पे एक स्पेक्ट्रम एकेडमी है ना बस स्टैंड के बाजू में, मैं वहां पे पढ़ाया भी हूँ थोड़े दिन। अच्छा अच्छा सर। चलो बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका? कसं आहे तू? सर एकदम मजेत सर। आपण तो मजेत ना? सांग काय सांग रहा था? सर क्वेश्चन ये था कि मतलब अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, तो थोड़ा सा गांव पुणे में था मैं, तो पुणे से अभी गांव में आया नासिक, विलेज है मेरा छोटा सा। तो यह पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है सर। मतलब मैं पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे 3-4 महीने का गैप गया सर, इसलिए मैं इस साल का प्रीलिम्स नहीं दे पाया सर, क्योंकि स्टडी उतना हो नहीं पाया, बुक्स उधर रह गए और प्लानिंग नहीं कर पाया उधर उतनी आसानी से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब आगे मैं कैसी तैयारी करूँ, अभी कैसे डील कर पाऊँ उसको, यही पूछना था सर। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ, और एक बात आप समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको हम जानते भी नहीं है, उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है ना? तो फर्स्ट थिंग यू मतलब यू हैव टू मेक क्लियर कि आप अकेले के साथ ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें इस साल के अटेम्प्ट में नुकसान हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल हम सब के लिए बिल्कुल ही एक नई चीज है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। ठीक है ना? और ये कुछ चीजें देखो जिंदगी में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये एक नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपका क्या हो जाएगा कि अननेसेसरी जो बर्डन क्रिएट हो रहा होगा, तुमको लग रहा होगा कि ये मेरे साथ हुआ। ठीक है, एक विक्टिम वाली फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, एक अपने ऊपर रहम आ रहा होगा। ठीक है, तो वो पहले हटा दो, क्योंकि उससे एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले उसको हटा देनी है। ठीक है, दूसरा आप क्या करना है कि नए साल के लिए नई एनर्जी फ्रेशली स्टार्ट करना है। ठीक है, अब गाँव में क्या होता है कि जैसे मैं भी गाँव में ही रहता हूँ, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वहां पे कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसको पार्लियामेंट पे रिलेटेड टॉपिक पे आप डिस्कस कर सको, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप बात कर सको। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जो आपके जैसे नहीं सोचते, तो आप उनके जैसा सोचना शुरू कर देते हो। बहुत हाई चांसेस होते हैं इसके। ठीक है ना, कि आप उनके जैसा सोचें, और जिस दिन आपने उनके जैसा सोचना शुरू कर दिया, उनके जैसे प्रॉब्लम में आप सोचना शुरू कर दिए, ठीक है, वो किसी के यहाँ पे पानी नहीं आ रहा होगा, किसी का माल सूख रहा होगा, किसी की मंडी में पैसे नहीं मिल रहे होंगे, किसी के नासिक में तो अंगूर खराब हो गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे अपने प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी की बकरी भाग गई होगी, किसी को कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको करना होगा, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द लाइफ एग्जिस्टिंग देयर। पूरा मुंह नहीं मोड़ लेना है, लेकिन साइकोलॉजिकली यू हैव टू ट्राई टू डिफरेंशिएट
क्योंकि जिस एम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उस एम की कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप ये अगर थिंकिंग रखोगे तो ये थिंकिंग साइमल्टेनियसली दो रास्तों पे नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट कि यूर पर्सनैलिटी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम देम। अरोगेंस नहीं आने देना है। ठीक है, बहुत बड़ा छाती चौड़ी करके नहीं बन जाना है कि मुझे बहुत आता, आपको कुछ उनसे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, आप उनके बेटे हो, थे, रहोगे। ठीक है ना? तो बस ये याद रखनी है, हमेशा हम्बल रहना है, लेकिन आपको क्या करना है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, जब भी जितना भी टाइम मिले, ठीक है, घर के काम से हटके, घर के प्रॉब्लम से हटके, डिटैच करके, ठीक है, जितना वेळ तुला भेटला ना ते तू स्टडी कर। ठीक आहे, है ना? 100% तो मी तोच ट्राय करतो सर. घरी पण ना थोडं आता कांदे बिंदे लावतो सर आम्ही ना, तर कांदे आणि म्हणजे शेती करून मी थोडा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतो इथे सध्या. अरे वंडरफुल. तू पाय ना. ठीक आहे, यावर्षी किती क्वेश्चन्स जो आहे ते ऍग्रिकल्चर वर आले होते. ठीक आहे, हा सर मी पेपर बघितला सर, पण नाही मी देऊ शकतो. तुला माहित आहे ते कसं सॉल्व्ह करायचे म्हणून. येस सर. हा, चलो ठीक आहे सर. आणि योगनिक बघेल सर ओळखीचे आहेत सर तुमचे ते सहकारी सर. बाजूच्या रूम मध्येच आहे ते सर. म्हणजे आमच्या विजनला मी आहे ना क्लास लावला होता तेव्हा आले होते सर, ते तेव्हा झाली होती सर ओळख त्यांनी. हा, ठीक आहे सर. यू आर गुड पर्सन सर. खूप मस्त वाटलं सर भेट. थैंक यू मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, पता है. हाँ सर, बिल्कुल. किसी का नाम राज के आर है. इट सीम्स लाइक शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. I like him very much. So my name is Salman. हेलो सर. हेलो सर, मेरा नाम राजकुमार है सर. मैंने मैकेनिकल से स्टडी करी हुई है. जी सर. वीडियो क्यों बंद है आपका? वीडियो तो ऑन है सर. पता नहीं, हम तक नहीं आ रहा है. अच्छा चलिए, आपका क्वेश्चन पूछिए राजकुमार. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि सर मैं 6 महीने से अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ सर यूपीएससी के लिए. तो सर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया और भी जो बेसिक बुक्स होते हैं उसको भी मैंने पढ़ रखा है. लेकिन सर जब प्रीवियस ईयर पेपर हम देखते हैं जो यूपीएससी की प्रीलिम्स की है, तो सर हमारा ऐसा लगता है पढ़ने के बाद में जैसे कि ये बहुत ही अलग डिफिकल्टीज, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है. तो सर ये क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये स्टार्टिंग में सबके साथ होता है या मैं कहीं गलत तैयारी तो नहीं कर रहा हूँ सर? देखो राजकुमार, आप जब धीरे धीरे तैयारी करोगे ना, ठीक है, जब आप विजन की टेस्ट सीरीज दोगे या फोरम की टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, और जब आप एक सफिशिएंट मैच्योर स्टेट में पहुंच जाओगे, जब आप एटलीस्ट 3 बार बेसिक बुक्स को खत्म कर दोगे, ठीक है, तो पता है आपका एटीट्यूड अभी जो है ना वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा. आपको लगेगा कि सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई होते हैं तो वो सिर्फ यूपीएससी के होते हैं. ठीक है जी सर. एक्सेप्ट लास्ट 2 सालों के. ठीक है, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा टाइम दो. ठीक है, थोड़ा सा समझो प्रीवियस ईयर पेपर को. ठीक है, तो आपका मतलब धीरे धीरे बन जाएगा वो. ठीक है, वो फेमिलियरिटी हो जाएगी, वो लैंग्वेज को बार बार सुनोगे, उसकी स्टाइल ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस को बार बार डिकोड करोगे, तो इस तरीके से. जी सर, थैंक यू सर. गाइस, थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, इतना टाइम सुनने के लिए. ठीक है, और जितने भी लोगों ने इतना टाइम तक सुना, ठीक है, अच्छा लगा. पहली बार मैंने मेरी आईडी पे लाइव आया हूँ और इतनी टाइम तक बात किया हूँ आप सबसे. मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को ऐड कर रहा हूँ. अतुल चौधरी. मैं सिर्फ खत्म करने वाला था. He is not accepting.
अतुल आ जाओ। चलो, थैंक यू सो मच। मैं हर बार अपनी हर स्पीच को या हर किसी भी चीज को सिर्फ एक शेर पे खत्म करता हूं, और वो शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच गाइज।